जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे पिछली बार, यानी कि वो ऐसे कौन कौन से प्रश्न थे जो सबसे ज्यादा साथियों रिपीट हो रहे थे। तो मेरे साथियों 100 क्वेश्चंस यहां पर निकाले हैं। ये क्वेश्चंस आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में साथियों जो पिछली बार पेपर हुआ था बार बार साथियों पूछे जा रहे थे। तो आप ये 100 क्वेश्चंस को एक बार अटेम्प्ट करके देखिए और चेक करिए अपनी तैयारी को कि अगर ये साथियों दोबारा क्वेश्चंस रिपीट होते हैं तो क्या आप इन सभी सवालों को कर सकते हो। तो कुल मिला के साथियों 100 सवाल हैं और 100 में से साथियों कम से कम आपको कितने सवाल करना है, 22 से 25 के आसपास साथियों आपका स्कोर होना चाहिए, कम से कम इतना होना चाहिए। ठीक है ना। तो बहुत तेजी के साथ साथियों 15 से 20 मिनट में इस क्लास को हम लोग एंड करेंगे। चलिए, तो पहला सवाल है करके प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण साथियों कहां पर होता है, तो राइबोसोम पर ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है। डिक्टो क्वेश्चन साथियों यही आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है साथियों, श्वसन से है। किससे है साथियों, श्वसन से है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो मैं कहूंगा साथियों माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। अगला देखिए, पादप कोशिका में डीएनए होता है। तो पादप कोशिका में साथियों डीएनए हरित लवक में होता है, बिल्कुल। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, बिल्कुल। केंद्रक में होता है, बिल्कुल, यानी कि सभी में होता है। इसलिए सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, कह रहे कि मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो मैं कहूंगा साथियों जो दीर्घ अस्थि होती है ना, यही मानव शरीर का साथियों वो अंग है जहां पर लसिका कोशिका बनती है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, मुझे बताइए। साथियों देखिए, आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है, अगर आप इस एग्जाम को 100% पास करना चाहते हैं, क्या 100% पास करना चाहते हैं, क्योंकि टारगेट सिलेक्शन साथियों सबसे पहले यूपी पुलिस में साथियों सैकड़ों हजारों साथियों ये समझ लीजिए सिलेक्शन दिए हैं। उसके अलावा साथियों जो उसके बाद एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी, इसमें भी हजारों के हिसाब से सिलेक्शन दिए हैं। अब साथियों बारी है रेलवेज के एग्जाम की। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो इस साथियों टारगेट सिलेक्शन चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और जितनी भी क्लासेस आए, चाहे वो एनटीपीसी को, चाहे साथियों ग्रुप डी की हो, उन सभी वीडियोस के जो कंटेंट हैं उसमें जो प्रश्न है उनको देखिए। मेरा मानना है कि प्रश्न उससे बाहर आपका नहीं जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो अब साथियों आप अगर पेपर पास करना चाहते हैं कम मेहनत के साथ, कम पढ़कर, तो इन सभी क्लासेस को देखिए जो भी आपके लिए क्लासेस तैयार की जा रही है। चलिए, तो अब बात करते हैं कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो मैं कहूंगा कि एक तरीके से अगर बात करें डार्विन, वेलेस नहीं, मेंडल मॉर्गन नहीं, टेक्सले नहीं साथियों, यहां पर साथियों आपका श्लाइडन और श्वान आना चाहिए। क्या श्लाइडन और श्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो अर्धसूत्री विभाजन साथियों तरुण पुष्प कलिकाओं में पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, एटीपी का निर्माण होता है। कहां पर एटीपी का निर्माण होता है बताइए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो एटीपी का निर्माण साथियों माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कहां पर, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसके बाद देखिए, किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए, गाय के दूध में भी लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत अधिक होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है। तो मैं कहूंगा सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग क्या जीवाणु के द्वारा होता है, कवक के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा होता है। बिल्कुल साथियों, विषाणु के द्वारा हाइड्रोफोबिया नामक रोग होता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा है बताइए। तो एक पक्षी आपने नाम सुना होगा, ऑस्ट्रिच। ये सबसे ज्यादा दिन तक साथियों बहुत अधिक समय तक ये जीवित रहता है। उसके बाद देखिए, चमगादड़ किस वर्ग का प्राणी है। क्या ये मैमलिया वर्ग का प्राणी है, यूथेरिया या प्रोटेथेरिया या साथियों कायराप्टेरा। तो मैं कहूंगा ये मैमलिया वर्ग का प्राणी है साथियों चमगादड़, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, एथलीट फुट बीमारी होती है। तो एथलीट फुट बीमारी जो होती है ना साथियों, ये फफूंद से होती है। किससे होती है, ये फफूंद से होती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा होता है बताइए। तो जो लीची का जो भाग खाया जाता है ना, उसका नाम क्या होता है साथियों, उसका नाम एरिल होता है। ठीक है ना, एरिल होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि लैंगर हैंस की दीपिका पाई जाती है। तो प्लीहा में या पैनक्रियाज में, यकृत में, पिट्यूटरी में। तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि लैंगर हैंस की दीपिका पैनक्रियाज में पाई जाती हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे। क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, विलियम हार्वे इनका नाम था और विलियम हार्वे ने ही रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। सबसे पहले वैज्ञानिक यही थे। विषाणु की खोज किसके द्वारा की गई, तो विषाणु की खोज साथियों किसके द्वारा की गई, इवानोवस्की के द्वारा ही विषाणु की खोज
खोज की गई। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए करके कुत्ते के काटने पर वायरस के द्वारा जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा रोग होता है, बताइए जरा। तो कुत्ते के काटने पर साथियों वायरस के द्वारा जो रोग हो जाता है उसको ही हाइड्रोफोबिया कहा जाता है। क्या उसको हाइड्रोफोबिया कहा जाता है? अगला देखिए जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इनका नाम साथियों क्या है? ल्यूवेनहॉक इनका नाम है। और ल्यूवेनहॉक ने ही साथियों जीवाणु की खोज की थी। विषाणु की खोज अभी मैंने आपसे पूछा था, ठीक है ना, तो इवानोवेस्की आपने बताया था। जीवाणु की अगर बात करें तो ल्यूवेनहॉक आपका आंसर हो जाएगा। शकरकंद में भोजन में संग्रहित होता है, यानी कि अगर शकरकंद में भोजन संग्रहित होता है जो ना वो जड़ों में होता है। कहां पर होता है साथियों? जड़ों में होता है। उसके बाद देखिए हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है, बताइए। कि हल्दी के पौधे का जड़ खाई जाती है, जड़ नहीं साथियों, प्रकंद खाया जाता है। तो ये सवाल अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो मेरा मानना है कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। लिम्फोसाइट्स रक्षा करती है, तो साथियों विष से रक्षा करती है या रोगाणुओं से रक्षा करती है? तो मैं कहूंगा रोगाणुओं से रक्षा करती है लिम्फोसाइट्स। अगला देखिए कह रहे कि आपातकालीन ग्रंथि है, किस ग्रंथि को आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है? मैं कहूंगा एड्रीनल ग्रंथि को ही आपातकालीन ग्रंथि कहा जाता है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आगे देखिए दो हो सकता है, दो तरीके से, या तो आपको ये सवाल आते हैं या आपको ये सवाल नहीं आते हैं। अगर आते हैं तो अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो रहा है, लेकिन अगर नहीं आते हैं तो इन सभी सवाल को साथियों तैयार कीजिए, क्योंकि अगर आप वाकई में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो इस क्लास का हर एक सवाल का जवाब आपके मनोमस्तिष्क में स्टोर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए साथियों, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट आपसे यही करूंगा कि वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं टारगेट सिलेक्शन पर तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। और आज ये ठान लीजिए कि आरआरबी ग्रुप डी में आपको सिलेक्शन हर हालत में लेना है। साम दाम दंडवा भेद, जो तरीका आपको अपनाना पड़े वो आपको, लेकिन वो तरीका सही होना चाहिए। ये नहीं साथियों कि पैसे वैसे रिश्वत वगैरह देकर आप जुगाड़ बनाओ कि इस पेपर को कैसे क्रैक किया जाए। नहीं, मेहनत के साथ पढ़ाई के साथ जितना आसान हो जाता है सिलेक्शन पाना, फिर वो चीज़ नहीं आती है। क्योंकि साथियों जिंदगी भर उस जॉब में आपको रहना है, तो फिर सेटिस्फिकेशन आपको नहीं हो पाएगा अगर आप गलत तरीके से उसमें होगा, और अब गलत तरीके से आप एंट्री पा भी नहीं सकते हो, ठीक है। चलिए खैर, अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि पेलाग्रा रोग किस पोषक पदार्थ की लगातार कमी से होता है? तो साथियों जब नियासिन, एक तरीके से जो नियासिन की कमी हो जाती है ना, तो इसकी वजह से साथियों पेलाग्रा नामक रोग जो है ना वो होने लगता है। उसके बाद देखिए मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि कहलाई जाती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या कहा जाता है? मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। यह भी अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। रक्त कब्रगाह किसे कहा जाता है, बताइए। यानी कि रक्त की कब्र किसे कहा जाता है? तो मैं कहूंगा प्लीहा को कहा जाता है। इस प्रकार जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, पूरे 100 सवाल आप लोग देखिएगा। कह रहे कि कौन सा खनिज लवण शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो साथियों मैं कहूंगा सोडा, सोडियम, लोहा, सोडा, कैल्शियम या फास्फोरस। तो कैल्शियम आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि शरीर में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि लड़का पैदा होगा जब एक्स एक्स गुणसूत्र हो, जब एक्स वाई या एक्स वाई गुणसूत्र हो। तो साथियों जब एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं ना तब लड़का पैदा होता है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए करके स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ होता है, यूरिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, एमिनो अम्ल होता है, अमोनिया होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, स्तनधारियों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ साथियों यूरिया होता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि श्वसन दर सबसे कम होती है। तो श्वसन दर सबसे कम भोजन करते समय होती है, निद्रा में खर्राटे भरते समय होती है, दौड़ते समय होती है, टेनिस खेलते समय होती है। तो देखिए श्वसन दर सबसे कम कब होगी? जब इंसान सो रहा होगा, ठीक है। तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। न्यूक्लियस की खोज किसके द्वारा की गई? ये सवाल आपसे पूछा जाएगा इस बार। तो न्यूक्लियस की खोज पता किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ही साथियों न्यूक्लियस की खोज की गई। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान ये कहां पर स्थित है, बताइए। पेरिस, लंदन, लाओस या इटली? तो मैं कहूंगा ये लंदन में स्थित है। कहां पर? अंतर्राष्ट्रीय जैविक कृषि फर्म संस्थान ये लंदन में स्थित है। उसके बाद देखिए भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहां पर स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान। अगला सवाल देखिए कह रहे कि फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग कौन सा है, बताइए। तो फेफड़ों में रक्त पहुंचाने वाला अंग की अगर बात करें तो दायां अलिंद है। बायां अलिंद नहीं साथियों, दायां अलिंद फेफड़ों में रक्त पहुंचाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि रक्त का कौन सा कण जीवाणु से रक्षा करता है, बताइए।
बताइए। तो मैं कहूंगा जो श्वेत रक्त कण होते हैं ना, यही साथियों जीवाणु से रक्षा करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। यानी कि वायुमंडल में भारी गैस कौन सी होती है बताइए? जल वाष्प, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? तो मैं कहूंगा साथियों भारी गैस की अगर बात करें तो साथियों कार्बन डाइऑक्साइड आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है बताइए? तो मैं कहूंगा जो पीयूष ग्रंथि होती है ना, ये शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। नेक्स्ट नंबर का देखिए सवाल, यानी कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग कितना होता है? तो ये तो आपको मालूम होना चाहिए, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। मानव शरीर को कितने निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? तो मैं कहूंगा साथियों प्रतिदिन 15 ग्राम। क्या मानव शरीर को 15 ग्राम निकोटिनिक अम्ल की प्रतिदिन आवश्यकता होती है? उसके बाद देखिए, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? तो गाय का दूध आपने देखा होगा पीला पीला सा होता है, वो किसकी वजह से होता है? वो कैरेटिन की वजह से होता है। यह आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि एचआईवी की खोज किसके द्वारा की गई बताइए? तो एचआईवी की खोज साथियों लुक मॉन्टेनियर के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लुक मॉन्टेनियर के द्वारा साथियों एचआईवी की खोज की गई थी। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? पोटोमीटर, पोरोमीटर, बैरोमीटर या टेंसियोमीटर? तो मैं कहूंगा पोटोमीटर यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पौधों में वाष्पोत्सर्जन दर के निर्धारण के लिए पोटोमीटर यंत्र का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल कह रहे कि मानव त्वचा में पाया जाने वाला वर्णक कौन सा होता है बताइए? तो इस वर्णक का नाम पता है क्या है? मेलानिन वर्णक इस वर्णक का नाम है जो मानव की त्वचा में पाया जाता है। कौन सा वर्णक? मेलानिन वर्णक। अगला देखिए, कह रहे कि साथियों डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बोस के द्वारा, कोल्फ के द्वारा, ओपेरिन के द्वारा या फाइटोक्रोम के द्वारा? तो मैं कहूंगा कोल्फ के द्वारा ही डायलिसिस मशीन का आविष्कार किया गया था। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल, कह रहे कि कोशिका विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं जीन, गुणसूत्र, डीएनए, जीन एवं गुणसूत्र दोनों? तो मैं कहूंगा साथियों जो जब कोशिका विभाजन होती है उस समय गुणसूत्र स्पष्ट दिखाई देते हैं। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि जैविक सेवन ये क्या है बताइए? तो ये एक साथियों कृत्रिम हृदय है। क्या है? ये एक कृत्रिम हृदय साथियों जैविक सेवन। ठीक है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व वन्य जीव कोष की स्थापना तो 1973 में की गई थी। कब की गई थी साथियों? 1973 में की गई थी। और डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग होता है? तो ये आपको मालूम होना चाहिए साथियों। मैं आपको बता देता हूं, सैकेरोमाइसीस की अगर बात करें तो सैकोमाइराइसीस की अगर बात करें तो इस कवक का प्रयोग किया जाता है डबल रोटी के निर्माण में। उसके बाद देखिए, कह रहे कि एचआईवी सर्वाधिक नष्ट करता है। तो लाल रक्त कणों को नष्ट करता है, बी कोशिकाओं को नष्ट करता है, टी कोशिकाओं को? तो मैं कहूंगा साथियों टी कोशिकाओं को सबसे ज्यादा नष्ट करता है एचआईवी। उसके बाद देखिए, कह रहे जीवद्रव की खोज किसने की थी बताइए? तो जीवद्रव्य की अगर बात करें साथियों, जीवद्रव्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? लैमार्क के द्वारा? नहीं, लैमार्क के द्वारा नहीं। तो हेरोफिलस नहीं, हिप्पोक्रेटस नहीं साथियों, ह्यूगो वॉन मोल के द्वारा ही जीवद्रव्य की खोज की गई थी। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे विश्व मलेरिया दिवस साथियों कब मनाया जाता है बताइए? 20 अप्रैल को, 30 जनवरी को, 20 मार्च को, 25 अप्रैल को? तो मैं कहूंगा 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और भोजपत्र किस पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? तो जो भोजपत्र होता है ना साथियों, ये बेट्यूला, ठीक है, पेड़ की छाल से प्राप्त होता है। ये भी आपको यहां पर मालूम होना चाहिए। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि म्यूटेशनवाद के जनक कौन है बताइए? तो अगर आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ह्यूगो डिवरीज इनका नाम है और इनको ही साथियों म्यूटेशनवाद का जनक माना जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, करके पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है बताइए? तो पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? स्टीफन हेल्स को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को ही साथियों पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता कहा जाता है। अस्थि में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है बताइए? तो अस्थियों में साथियों पता, अस्थियों में ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। क्या? अस्थियों में ओसीन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कवक विज्ञान के जनक कौन है मुझे बताइए? तो कवक विज्ञान के जनक कौन है साथियों? माइकेली है। कौन है कवक विज्ञान के जनक? माइकेली है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, करके चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बताइए? तो साथियों अंतःपरासरण कहा जाता है। चने द्वारा पानी के अवशोषित होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? एग्जामिनर पूछेगा आपसे तो अंतःपरासरण आपको बता देना है।
शुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो ये शुगर बेबी गाजर की है, तरबूज की है, चुकंदर की है या खरबूजे की है? तो मैं कहूंगा तरबूज की एक प्रजाति है जिसका नाम है शुगर बेबी। ठीक है, अगला सवाल कह रहे कि अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? तो अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव साथियों सल्फर डाइऑक्साइड है। क्या अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड है। और अधिक विकिरण के संपर्क में आने से रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है जब अधिक विकिरण के संपर्क में कोई आएगा? तो साथियों कैंसर नामक रोग हो सकता है। क्या कैंसर नामक रोग हो जाएगा? अगला सवाल कह रहे कि चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, बताइए। तो जो चर्म रोग होता है ना साथियों, ये विटामिन B6 की कमी की वजह से होता है। तो विटामिन B6 तो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर ऐसे करके होना चाहिए था। तो कुल मिला के आंसर मैंने आपको बता दिया है, प्रश्न आपने पढ़ लिया है। उसके बाद देख लीजिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहे कि कौन सी बीमारी प्रदूषण के कारण होती है या बढ़ जाती है? प्रदूषण के कारण बढ़ भी सकती है और हो जाती है। तो मैं कहूँगा एक बीमारी होती है जिसका नाम होता है साथियों ब्रोंकाइटिस नामक की बीमारी। ब्रोंकाइटिस नामक जो बीमारी होती है ये प्रदूषण के कारण होती है, प्रदूषण के कारण बढ़ जाती है जिसको पहले से होती है। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर को किसमें सुरक्षित रखते हैं? तो साथियों किसमें सुरक्षित रखते हैं अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो द्रव्य नाइट्रोजन में सुरक्षित रखते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो मैं कहूंगा कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो जो टीबी नामक रोग होता है ना साथियों, यही तो जीवाणु के कारण होता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि सरीसृप वर्ग का अध्ययन को क्या कहा जाता है, मुझे बताइए। ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये साथियों क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए साथियों आपके कुछ यहां पर बात कर लेते हैं। जो आपका एग्जाम है आरआरबी ग्रुप डी, देखिए आपका एक जिद होनी चाहिए। आरआरबी ग्रुप डी आपका एग्जाम अगर पास करना है तो आपकी एक जिद होना चाहिए। जिद कैसे ये आपकी पूरी होगी? जब आप 3 विषयों पर साथियों कमांड बनाएंगे। पहला सब्जेक्ट आपको रीजनिंग पर इतनी कमांड बना लेना है कि ये समझ लीजिए रीजनिंग के किसी भी चैप्टर से अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप बहुत आराम से कर लें। तो मैं आपको साथियों एक क्लास में एक पूरा एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर कराऊंगा जिसमें रीजनिंग के भी सवाल होंगे जितने एग्जाम में आएंगे, मैथ के सवाल होंगे और विज्ञान के सवाल होंगे और करंट अफेयर के सवाल होंगे और कुछ इंपॉर्टेंट जीके के सवाल मैं लूंगा। तो रीजनिंग पर आपको पूरी पकड़ बनाना है। ये कैसे पकड़ बनेगी ये मैं आपको अभी बताऊंगा। उसके अलावा मैथ का भी आपको पूरी पकड़ बनाना है। देखिए अगर आरआरबी ग्रुप डी का आपको एग्जाम पास करना है तो ये समझ लीजिए इसमें इन दोनों सब्जेक्ट में आपको पता 95% स्कोर करना होगा। 95% स्कोर करना होगा, ठीक है ना। उसके अलावा साथियों अगर हम साइंस की यहां पर बात करते हैं तो साइंस में आप पकड़ बहुत आराम से बना लोगे। देखिए जो और एग्जाम होते हैं ना उसमें जीके आती है, जीके में हिस्ट्री भी आएगी, ज्योग्राफी भी आएगी, पॉलिटी भी आएगी, इकोनॉमिक्स भी आएगी, ठीक, और साइंस तो आएगी। ग्रुप डी में एक साथियों आपके लिए आसानी रहती है कि साइंस से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप साथियों सिर्फ साइंस पढ़ते हैं और बहुत अधिक जीके पर समय ना देकर आप रीजनिंग और मैथ पर फोकस करते हैं तो आप ज्यादा बेहतर, आप मतलब सिलेक्शन के ज्यादा नजदीक आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो मैं आपको साथियों कुछ इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि एक डेली क्लास होगी ग्रुप डी की, उसमें रीजनिंग के सवाल, मैथ के सवाल, साइंस के सवाल और कुछ इंपॉर्टेंट साथियों करंट अफेयर के सवाल। अगर डेली आप ये क्लास ले लेते हैं साथियों तो मैं कहूंगा रीजनिंग का कोई ऐसा किताब का कोई सवाल नहीं जो आप कर ना पाओ। मैथ का भी यही, साइंस और करंट अफेयर का भी यही साथियों, ठीक है। तो कुल मिला के साथियों इस बार जो टारगेट हमने रखा है वो 90% रखा है, यानी कि साथियों 90% अगर आप स्कोर ले आते हो तो मेरा मानना है कि भाई 100 से ज्यादा परसेंट यानी कि 100% आपके चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है। चलिए क्योंकि ये मौका इस बार आया है, ग्रुप डी की ना जाने बहुत साल पहले वैकेंसी आई थी और इस बार आई है तो इस वैकेंसी को जाने मत दीजिए साथियों, ठीक है। जी तोड़ मेहनत करके इस वैकेंसी को ले लीजिए और फिर आगे तैयारी करते रहिए, कोई अच्छी जॉब आप पकड़ लीजिएगा। ये तो साथियों वक्ती तौर से है, मजबूरी है हमारी और आपकी, ठीक है, कि हम ग्रुप डी वाले एग्जाम को पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी ही बहुत है, ठीक है। और अगर हम इसको एग्जाम को पढ़ाएंगे नहीं, परीक्षा वाला कंटेंट नहीं आपको देंगे तो ये समझ लीजिए फिर ये वैकेंसी खाली रह जाएगी, खाली रह जाएगी, ठीक है। और खाली तो अभी भी कुछ ना कुछ पद होना है। तो खैर कुल मिला के अभी ले लीजिए, 1-2 साल कर लीजिए और साथ में तैयारी करते जाइए, फिर कोई अच्छी पोस्ट पकड़ लीजिएगा। चलिए खैर अब बात करते हैं सरीसृप वर्ग का अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो यहां पर साथियों आपका सही जवाब हर्पेटोलॉजी हो जाएगा। हर्पेटोलॉजी ही सरीसृप वर्ग का अध्ययन कहलाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है।
तो विटामिन ए भंडारित होता रहता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सबसे कम जल की आवश्यकता किसे होती है? तो सबसे कम जल की आवश्यकता साथियों खजूर को होती है। किसको? खजूर को सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो साथियों कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? मैं कहूंगा साथियों जो आपका एल्ब्यूमिन विटामिन होता है, ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ये जल में, मैंने विटामिन बोल दिया, प्रोटीन यहां पर होगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन होता है, ये जल में घुलनशील होता है। अगला सवाल कह रहे कि नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? तो साथियों कॉर्निया को दान किया जाता है। नेत्रदान जब किया जाता है तो नेत्र का, पूरी नेत्र थोड़ी ना, कॉर्निया जो होती है वो चीज चाहिए होती है। उसके बाद देखिए किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो मैं कहूंगा विटामिन B12 की जब हम बात करते हैं तो इस विटामिन में ही साथियों कोबाल्ट पाया जाता है। अगला देखिए कह रहे कि हृदय की गति की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो अगर किसी को हृदय की गति की जांच करना हो तो वो साथियों कार्डियोग्राम से होगी। क्या? कार्डियोग्राम से होगी, और कार्डियोग्राम आपका इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपास प्राप्त होता है फल से होता है, बीज से होता है, कलिका से होता है, जड़ से होता है? तो मैं कहूंगा बीज से होता है, यानी कि कपास जो प्राप्त होता है वो बीज से प्राप्त होता है। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? तो शुक्राणु की अगर बात करें साथियों, शुक्राणु का निर्माण तो वृषण में होगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है, बताइए। तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई पता क्या है साथियों? कोशिका है। क्या है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई? कोशिका है। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि अंडे के किस भाग में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है? तो अंडे का जो यॉल्क होता है ना साथियों, उसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है प्रोटीन से नहीं, वसा से, विटामिन से, कार्बोहाइड्रेट से? तो मैं कहूंगा कार्बोहाइड्रेट आपका इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट से ही होती है। शरीर में वसा का है संग्रहण मुख्य होता है, यानी कि शरीर में वसा का संग्रहण मुख्य रूप से होता है प्लीहा में, हड्डियों में, चर्बी में या मांसपेशियों में? तो चर्बी में होता है साथियों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पुष्प किसका रूपांतरण है? तो मैं कहूंगा पुष्प तो प्रांकुर का रूपांतरण है। किसका रूपांतरण है साथियों? पुष्प प्रांकुर का रूपांतरण है। और किस रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है? ये भी क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए बताइए फटाफट। तो मैं कहूंगा साथियों आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनके एड्स रोग का पता लगाने के लिए एलिसा परीक्षण किया जाता है। उसके बाद देखिए पुष्पों के खिलने एवं बंद होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अनुकुंचन कहा जाता है भाई साहब। क्या? पुष्पों के खिलने और बंद होने की प्रक्रिया को ही अनुकुंचन कहा जाता है। दाढ़ी मूंछों का निकलना किस हार्मोन से संबंधित है? तो मैं कहूंगा साथियों टेस्टोस्टेरोन से संबंधित है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके लकवा किस विटामिन की कमी की वजह से हो जाता है? तो लकवा की अगर बात करते हैं साथियों विटामिन B7 यहां पर लिखा होना चाहिए, विटामिन B7 मैंने लिख दिया। तो लकवा जो होता है ना वो विटामिन B7 की कमी की वजह से ही हो जाता है। उसके बाद देखिए करके किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफेद हो जाते हैं? तो विटामिन B3 की वजह से साथियों। क्या? विटामिन B3 की कमी की वजह से बाल सफेद हो जाते हैं। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके लाल रक्तकण कहां उत्पन्न होता है, बताइए। तिल्ली में, वृक्कों में, यकृत में या अस्थि मज्जा में? तो अस्थि मज्जा यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि लाल रक्तकण कहां उत्पन्न होते हैं? तो अस्थि मज्जा में ही उत्पन्न होंगे। उसके बाद देखिए लाइसोसोम की खोज की थी किसने? लाइसोसोम की खोज की थी, बताइए। तो इनका नाम साथियों डी डुबे है, और डी डुबे ने ही लाइसोसोम की खोज की थी। उसके बाद देखिए करके मक्का पौधों में परागण होता है कीटों द्वारा, जल द्वारा, जंतुओं द्वारा या वायु द्वारा, बताइए। तो मैं कहूंगा मक्का पौधों में परागण जो होता है वो वायु द्वारा होता है। और कैरोटीन मुख्य भाग है विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन के का या विटामिन डी का, विटामिन सी का? तो मैं कहूंगा विटामिन ए का मुख्य भाग होता है साथियों कैरोटीन। अगला देखिए कह रहे कि कोशिका विभाजन में सहायक है। तो सेंट्रोसोम जो होता है ना साथियों ये कोशिका विभाजन में सहायक है। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि पाचक में सहायक होता है। तो पाचक में साथियों क्या? पित्तरस, जठर रस या अग्न्याशय रस? मैं कहूंगा ये तीनों रस सहायक होते हैं पाचक में। ठीक है, तो राइट आंसर आपका जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए कह रहे कि शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है, बताइए। तो शरीर में साथियों पित्त का निर्माण कहां पर होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। ये यकृत आपका सही जवाब हो जाएगा। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है साथियों? यकृत में पित्त का निर्माण होता है। उसके बाद देखिए लिपिड है, तो ये साथियों एक एस्टर है। अगर ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाए छोटा सा लिपिड क्या है तो ये एस्टर है।
अगला देखिए कह रहे कि कैंसर के इलाज में किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो कैंसर के इलाज में साथियों किस ड्रग का प्रयोग किया जाता है आपसे ये पूछा जा रहा है। तो साथियों इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है, ये ड्रग का नाम है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेजर की खोज किसके द्वारा की थी? बर्गर, कॉफ, मेम्हे या मुरे? मैं कहूंगा साथियों कि मेम्हे इनका नाम था और मेम्हे के द्वारा ही साथियों लेजर की खोज की गई थी। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था बताइए। साथियों ये 100 सवाल देखिएगा और उसके बाद साथियों एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिएगा जय हिंद का। क्या? एक प्यारा सा साथियों कमेंट आप लोग कर दीजिएगा जय हिंद का। ठीक है, तो किडनी का प्रत्यारोपण सबसे पहले किसने किया था? तो भैया किसने किया था? जोसेफ मुरे इनका नाम था और जोसेफ मुरे ने ही किडनी का सर्वप्रथम ठीक है प्रत्यारोपण किया था। कह रहे कि ईईजी का आविष्कार किसने किया था बताइए। तो हॉस बर्गर के द्वारा साथियों ईईजी का आविष्कार किया गया था। अगला देखिए कह रहे कि भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष एड्स की पहचान की गई। तो एड्स की पहचान साथियों 1986 में की गई, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए भारत में चेचक का उन्मूलन कब किया गया। तो साथियों 1975 में भारत में चेचक का उन्मूलन किया गया, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। फ्लू किसके द्वारा होता है साथियों बताइए। क्या आपका विषाणु के द्वारा फ्लू होता है, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, साथियों सभी के द्वारा। साथियों यहां पर मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, देखिए अगर आप अपने आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो आपको पता क्या करना चाहिए। आपको करना चाहिए देखिए जो आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है, पिछली जितनी भी सालों का साथियों एग्जाम हुआ है, उन सभी शिफ्ट का आपको एक बार उन सभी शिफ्ट का आपको एक बार सोल्यूशन देखना चाहिए। यानी कि उन शिफ्टों में रीजनिंग के भाई कौन कौन से क्वेश्चंस आए उनका सोल्यूशन देखना चाहिए, मैथ के क्वेश्चंस देखना चाहिए, साइंस के आपको क्वेश्चंस देखना चाहिए। इन सब क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहां से साथियों इन शिफ्ट में से एग्जामिनर 60% तक क्वेश्चंस निकालेगा। क्या? 60% क्वेश्चन डिक्टो एग्जामिनर इतनी मेहनत थोड़ी ना करेगा नए सवाल बनाए, वो पिछले ग्रुप डी के पेपर्स में से क्वेश्चंस निकाल लेगा। तो साथियों ये चीज अगर आप लेना चाहते हैं और लगभग 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट, देखिए पहले आप इसको लगाइएगा, ये जो प्रीवियस ईयर है ना, पहले इसको लगाइएगा, फिर आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर इसी पर आधारित और जो अब आपका कैसा पेपर आएगा उस पेपर पर आधारित 50 मॉक टेस्ट आपके लिए तैयार किए गए हैं, इसको आप लगाइए। ये सब ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं साथियों, ठीक है ना। तो ये सारा कंटेंट साथियों आपको 249 रुपीज में दिया जा रहा है। कितने रुपीज में? 249 रुपीज में दिया जा रहा है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ। और इसके साथ आप क्या देखिए अलग अलग सेगमेंट होगा, जैसे कि मान लीजिए ये ग्रुप डी का सेगमेंट है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो ग्रुप डी का कंटेंट खुल जाएगा। उसके बाद साथियों नीचे आपका एनटीपीसी का कंटेंट है, इस पर क्लिक करेंगे तो एनटीपीसी के पीवाईक्यू खुल जाएंगे और एनटीपीसी के साथियों मॉक टेस्ट खुल जाएंगे। मतलब एसएससी के सारे सेगमेंट मिलेंगे, रेलवे के सारे सेगमेंट मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 249 रुपीज में। जो और लोग आपको 600 रुपए में दे रहे हैं वो साथियों आपको सिर्फ यहां पर 250 रुपए में दिया जा रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों। आरआरबी ग्रुप डी टेस्ट करके टेस्ट डालूंगा मैं, क्या डाल दूंगा? कॉम्बो पैक, ठीक है, कॉम्बो डाल दूंगा, आरआरबी ग्रुप डी कॉम्बो। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां से साथियों आप इसको परचेज कर लेना। परचेज कर लोगे और परचेज करने के बाद साथियों आप ऐप डाउनलोड कर लेना। कौन सा ऐप है? टारगेट सिलेक्शन ऐप है, ये येलो कलर का लोगो होगा, इसको डाउनलोड कर लेना। फिर आप जब आप पेमेंट कर दोगे तो आपको एक्सेस मिल जाएगा और फिर आपको सारी टेस्ट सीरीज साथियों शो होने लगेंगी। अगर आपको कोई दिक्कत आए तो इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, आपकी हर एक समस्या को दूर किया जाएगा। 6393624538, ठीक है, मैसेज करोगे जल्दी रिप्लाई, क्योंकि कॉलिंग बहुत सारे बच्चों की कॉल वगैरह पड़ी होती है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को साथियों लाइक करके जाइएगा, इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करके जाइएगा, जितने ग्रुप हैं वहां पर शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारे से कमेंट के माध्यम से बता दीजिएगा ये क्लास आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।